सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि इंद्रप्रस्थ नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसको पढ़ने के दौरान हमने ये पाया था कि फाइनली विदुर को कॉन्फर्मेशन मिलता है कि मतलब पांडव जो सारे हैं, कुंती माता सहित सभी जिंदा हैं, सही सलामत है और द्रौपदी से उनका जो विवाह हुआ है और धृतराष्ट्र को भी ये सुनकर बहुत खुशी महसूस होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा होता है तब एक जन को बहुत जलन होती है, या जिसको ठेठ भाषा में कभी कभी हम लोग कहते हैं बहुत मिर्ची लगती है। वो कौन था? वो था दुर्योधन। दुर्योधन को बहुत बुरा लगता है। दुर्योधन को लगता है कि एक तो ये पांडव शक्तिशाली थे, ऊपर से इन्होंने मतलब धृष्टद्युम्न को, शिखंडी को भी अपना साथी बना लिया है द्रौपदी के स्वयंवर को जीतकर, तो अब तो ये डबल पावरफुल हो गए होंगे। तो उसको बहुत ईर्ष्या होती है और मुंह लटकाकर जो है शकुनी से सजेशन लेने जाते हैं। क्या होता है देखते हैं। पृष्ठ संख्या 30 निकाल लीजिए बाल महाभारत के किताब की। ओके, चलिए। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। कर्ण दुर्योधन का एकदम सगा दोस्त, भाई से भी बढ़कर, क्योंकि उसको खुद भी पांडवों पर बहुत ज़्यादा रोष है। तो पांडवों मतलब दुर्योधन जो है मतलब कर्ण को लेकर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास, जो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा पुत्र मोह में के वशीभूत है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप जल्दी ही ऐसा कुछ कीजिए, हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि अब हमारी चिंता बहुत बढ़ गई है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना है। धृतराष्ट्र को कुछ सूझता नहीं है अपने बेटे के प्रेम के अलावा। वो कहते हैं, हाँ बेटा तुम तो ठीक कह रहे हो, कहो क्या करना है, तुम ही सुझाओ। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। अब तक तो पांडवों से इनका सामना नहीं हुआ है। वो जो 1 साल पहले चले गए थे वारणाव्रत के मेले में, उसके बाद से तो उनसे इनका भेंट हुआ ही नहीं था। लेकिन अब जो है इनका मतलब अब इनके आने की बारी है। अब ये भला अपने घर वापस क्यों नहीं आएंगे? सब कुछ सेटल हो गया है, सब हो गया है। अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ये लोग अपने घर नहीं आएंगे? ये क्या दूसरों के घर दर दर भटकते रहेंगे? क्यों रहेंगे ऐसा? अब तो ऐसा करने का अब कोई सिचुएशन ही नहीं रह गया है, क्योंकि ब्याह के बाद तो सबको मालूम हो गया है कि जो है द्रौपदी मतलब इनकी पांडवों की ही स्त्री है, तो पांडव जिंदा हैं, ये बात तो बाहर आ गई। तो ये जो मतलब दुर्योधन है, वो अपने पिता से कहता है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा उपाय सोचते हैं कि पांडव वापस हस्तिनापुर आ ही नहीं सके। क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो अपने राज्य पर अधिकार तो जमाएंगे। अब लाजमी है भाई, राज्य उनका है, राज सिंहासन उनका है। तो अपने जगह पर आप अपने घर में ताला लगा कर कहीं 2 दिन के लिए घूमने जाएंगे, और जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे आपके किसी पड़ोसी ने या किसी व्यक्ति ने उस घर पर कब्जा कर लिया और आपको बोलते हैं, नहीं आपको यहाँ नहीं आना है, ये अब से ये मेरा है। ये तो नहीं हो सकता। आप अपने घर में आके वापस दोबारा अपने घर में नहीं रहेंगे, तो वैसी ही बात हो गई। लेकिन ऐसा ही जो अधर्मी होते हैं, पाखंडी होते हैं, वे वैसा ही करते हैं। वे इन सब बातों पर ही जोर देते हैं। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद के
के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों के साथ वे पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़े। तो कर्ण हंसने लग जाते हैं दुर्योधन उनकी बुद्धि पर। हो सकता है उनके फ्रेंड हैं, लेकिन ऐसे मूर्खों जैसी बात करने पर, जैसे मैंने आप लोगों को पड़ोसी वाला एग्जाम्पल दिया, हंसी तो आएगी। उसने कहा देखो भाई दुर्योधन, अब 1 साल वो बाहर रह लिए, ढेर हो गया। 1 साल बाहर रह के, आप लोगों से दूर रह के, स्ट्रगल का लाइफ लीड करके, अकेले अकेले रह रह के उनको बहुत अनुभव हो गया है, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। वे एक शक्ति संपन्न राजा के शरणार्थी बनकर इतने दिन रहे। वहाँ से भी उन्होंने राजनीतिक कूटनीति जो है वो ज़रूर सीखी होगी। तिस पर मतलब उसके ऊपर उनके प्रति जो तुम्हारा वैर भाव है, तुम जो पांडवों को अपना शत्रु मानते हो, ये बात पांडवों से छिपा नहीं है। लाक्षागृह का कांड जो तुमने किया, तुमने जो उन लोगों को एक मेला देखने के लिए भेजकर उनके लिए महल बनाकर, उसको लाख का घर बनाकर उसको फूंक दिया, क्या ये बात उन लोगों को मालूम नहीं चली? तो इतने दिन जो दुर्योधन और मतलब कौरवों और पांडवों का जो मतलब जो दुश्मनी उन दोनों की थी, ये एक हिडन फैक्ट था, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन अब ये फैक्ट जो है ओपन हो गया है। अब ये कोई छिपा हुआ चीज़ नहीं है, ये अब सबके सामने आ गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखिए अब तो इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो जानते हैं कि कौरव पांडव के शत्रु ही हैं, तो वो क्या अपने शत्रु का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे? और हमने जो है बहुत सारा छल प्रपंच करके भी देख लिया है, वो छल प्रपंच से उनका काम नहीं बन पाएगा। वो इतने कायर नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं है, बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। हमने उनके भाइयों के बीच में आपस में फूट डालने की पद्धति भी करके देखी, वो भी कारगर सिद्ध नहीं हुई। अब राजा द्रुपद के धन के प्रलोभन में पड़ के उनकी बेटी से विवाह करके वो अगर वहाँ रह जाएंगे तो फिर एक बात बनती, लेकिन पांडव बहुत ही सच्चरित्र हैं। वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि मतलब ससुर जी के धन का प्रलोभन करके वहाँ ससुराल में ही रह जाएं। वो वैसे व्यक्ति भी नहीं हैं। और ये जो राजा हैं, ये जो है ये तो मतलब कभी भी अपने दामाद का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। तो अब पांडवों के साथ ये तो कभी छोड़ने वाले हैं नहीं। और लालच देकर अपने ससुर को दामाद से अलग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको पांडवों के सद्गुणों के बारे में बहुत अच्छे से पहचान है। तो चाहे तुम जो भी हथकंडा अपना लो, ये प्रोसेस तो अभी नहीं कर सकते। गहन सोच में है दुर्योधन। तो देखते हैं आगे क्या होता है अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए धन्यवाद।